साथियों, आज 10 मार्च है और माता सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए सभी भारतवासियों को आज के दिन के लिए हमारे भारत के लिए ऐसा दिन था जिसमें माता सावित्रीबाई फुले जी का आज परिनिर्वाण हुआ था। तो साथियों, महावीर बोल रहा हूँ और हमारे इस वीडियो प्रोग्राम के मुताबिक हम जैसा कि हर दिन दिवस को उसके हिसाब से सभी के सामने प्रदर्शित करते हैं और उसके हिसाब से सभी को बताया जाता है। तो आज इसी कड़ी के अंदर माता सावित्रीबाई फुले जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम आप सबके सामने मुखातिब हुए हैं। हम आप सबको इसके बारे में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो ऐसा इनके बारे में प्रचार करके और ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। खास करके हमारे भारतीय समाज के उन मूल निवासियों को, उन लोगों को समझना पड़ेगा। मूल निवासी कहने का मेरा अर्थ भी आपको समझ जाना चाहिए। मूल निवासी कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो भारत के अंदर सदियों से इस प्रकार से भारत की भूमि में कर्मठता से मेहनत करते आ रहे हैं, ईमानदारी से भारत के लिए अपना सर्वस्व काम में आ रहा है, जिनका उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पीछे रखा गया, उनको हाशिए पर रखा गया। और इस बाबत इन बातों का मुद्दा या इन बातों के लिए आपके सामने ये बताया जाता है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र सतारा में नया गांव में हुआ था। और इनका बचपन, जैसे आपको पता है कि आज से जैसे 1831 की आप बात करते हैं और आज 2023 चल रहा है, यानी कि करीबन 200 वर्ष पूर्व की जो बातें हैं उसमें आप लोग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय भारत की महिला की स्थिति क्या थी और आज भारत की महिला की स्थिति क्या है। इन सभी बातों के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है। भारत के लिए खास करके जरूरी है कि हमें किस प्रकार की बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। यदि हमने इन लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो भारत में जिस प्रकार से सिखाया समझाया जा रहा है, यदि हमने उन बातों को सीखा समझा तो समझ लीजिए कि हम भारत के मूल जो साहित्य है, जो भारत का मूल इतिहास है, जो भारत के मूल कल्चर है, उससे हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे, हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले जी की, और ये इतना विवरण आपको इसलिए दिया गया क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले भी इसी परिपाटी की, इसी संस्कृति की भुक्तभोगा थी। अब भुक्तभोगा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है साथियों कि जब माता सावित्रीबाई फुले जी बड़े हुए और उनकी शादी हो जाती है ज्योतिराव फुले जी के साथ, और वो ज्योतिराव फुले जिन्होंने की ज्योति जलाई, शिक्षा की ज्योति जलाई पूरे भारत के अंदर, और उनके मतानुसार जब ज्योतिबा इनके पति जी ने इनसे बात किया कि आपको शिक्षा लेना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो माता सावित्रीबाई फुले जी का उस समय ये कहना था कि हमें हमारे परिवार के द्वारा ये बताया गया है, हमारी दादी के द्वारा या हमारी बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा या सभी के द्वारा ये बताया गया है कि जो भी स्त्री पढ़ाई करेगी, जो स्त्री पढ़ेगी लिखेगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साथियों, क्या ऐसा होता है कि किसी स्त्री के पढ़ने से कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है? लेकिन भारत की विडंबना है कि भारत में कहानियों के द्वारा बहुत सी बातों को छुपा लिया जाता है और बहुत सी बातों को अनावश्यक रूप से बता दिया जाता है। तो ज्योतिबा फुले जी ने बड़ी मेहनत करके सावित्रीबाई फुले जी को ये समझाने का प्रयास किया कि आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से हम अपने आप को समझ पाते हैं, और जब हम अपने आप को समझ पाते हैं तो फिर दुनिया को समझ पाते हैं। अब हम जिस दुनिया को जान रहे हैं वह दुनिया, इस प्रकार की दुनिया कैसी दुनिया होगी यदि हम उसको बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना बुद्धि के जानेंगे, तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे कि पता नहीं यह दुनिया क्या है, इस दुनिया में हो रही घटनाएं क्या हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने इन बातों को समझा और उसके बाद उन्होंने अपने आप को शिक्षा से जोड़ दिया। तो साथियों, जब वे शिक्षित हुई तो भारत में पढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई।
अर्थात आज से 200 वर्ष पूर्व भारत में महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। इसलिए मैंने आपको वो शुरू में विवरण दिया था कि जब महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता था, ऐसी कौन सी संस्कृति थी, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से महिलाओं को शिक्षित नहीं रखा गया था। क्या खास महिलाएं थी या ऐसा कोई समूह था जिसकी महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, या अन्य किसी समूह की शिक्षाओं को शिक्षित महिलाओं को शिक्षित किया जाता था? यह भी बड़ी विडंबना है। खास करके आप लोगों को यह बता दिया जाता है कि भारत की जो व्यवस्था है आज से 1000-1500 वर्ष पूर्व, ये दुखद है भारत के लिए कि भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार भी किया जाता था। और खासकर ये मानिए कि सत्ता भी ऐसे ही लोगों की थी जो कि वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे, जो कि वर्ण व्यवस्था के बारे में विचार करने वाले थे। इसलिए उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से स्थापित किया हुआ था कि जो ब्राह्मण वर्ग में आएगा वह पढ़ाई लिखाई शिक्षा जरूर ही करेगा। और फिर भी देखिए उसके अंदर भी भेदभाव था, उसके अंदर जो पुरुष होंगे वह ही सारे संस्कारों को पूरा कर पाएंगे, उसके अलावा जो महिलाएं होंगी वो उन संस्कारों को पूरा नहीं कर पाएंगी। उसके बाद जो दूसरे अन्य वर्ण थे जिनको कि नीचे माना जा रहा है, उन वर्णों में तो शिक्षा कमतर होती गई। और जब वो चौथा स्तर आता है जिसको शूद्र कहा जाता है, तो ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार शूद्र वर्ण के अंदर न तो पुरुष और न तो महिला कोई भी पढ़ नहीं पाता। लेकिन फिर भी भारत के अंदर उस समय जो अंग्रेजों का शासनकाल था, इसलिए अंग्रेजों ने अपने नौकरशाही के लिए, अपने नौकरों के लिए जो कि उनके साथ संवाद कर सके, अंग्रेजी शिक्षा जरूरी थी। इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को शुरू कर दिया और फिर से भारत का कुछ भाग्य चमका। और उन लोगों ने हमारे भारत के जो विशेष करके जो शूद्र समाज के लोग थे, उन समाज के लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी के अंदर ज्योतिराव फूले पढ़े और इसी कड़ी के अंदर माता सावित्रीबाई फूले पढ़ी। साथियों, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले जी का नाम जो सावित्री है, वही नाम इन ब्राह्मणी परंपरा के लोगों ने शिक्षा की देवी का नाम, सरस्वती का नाम भी सावित्री ही कर रखा है। और उसी की ही पूजा पाठ प्रत्येक स्कूल में करवाई जाती है। साथियों, क्या आपको लगता है कि वास्तव में स्कूलों के अंदर जो मूर्ति है या जो पूजा पाठ शुरू में जिसका नाम लेकर के शिक्षा शुरू की जाती है, क्या वो सरस्वती के नाम से उन जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके हिसाब से होना चाहिए, या भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जो भारत की नारी है जिसका कुछ सारा पूरा विवरण है, जबकि उस सरस्वती देवी का कोई कहीं विवरण नहीं है, तो क्या ऐसी देवी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए शिक्षा पाने के लिए, या माता सावित्रीबाई के साहित्य को पढ़ना चाहिए शिक्षा पाने के लिए? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। और यदि आप लोग मानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह एक सार्थक प्रयास है और इस प्रयास में भारत के अंदर एक शिक्षित क्रांति होने की संभावना तनिक मात्र भी है, तो साथियों आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए जो सामग्रियां हैं वो जुटा पाएँ और आप लोगों के लिए ये लेकर के आ सकें। तो साथियों, आज उन्हीं माता सावित्रीबाई फुले जी का निर्वाण दिवस है, अर्थात आज 10 मार्च 1897 के दिन माता सावित्रीबाई फुले जी ने अंतिम सांसें ली और वो हम भारत से शरीर के रूप में विदा हो गए, लेकिन उनके विचार भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनके विचार आज प्रज्वलित हैं और क्रांति ज्योति की तरह वो फैले हुए हैं और पूरे भारतीयों के दिलो दिमाग के अंदर वो विचार जो हैं वो पूरे पल्वित हो रहे हैं। विचारों के रूप में आज भी हमारे सभी के दिलों के अंदर राज करने वाली है माता सावित्रीबाई फुले। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए उनको कोटि कोटि नमन किया जाए और सभी भारतवासियों के लिए यह जरूरी है कि आज के उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाया जाए, उनको याद किया जाए। साथियों, आप लोगों ने
हमारे इस वीडियो पर और आपने अपना जो अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद है। और आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे साहित्य को अच्छे से और पूरे दिलो दिमाग से सुनिए समझिए, ताकि भारत के अंदर शिक्षा की क्रांति लाई जा सके। धन्यवाद।